ये वो पूमा के जूते हैं जिसको पहनने के बाद सामने वाला भी कहता है तुझकी टुइया है। दोस्तों, कहानी जर्मनी में रहने वाले दो भाइयों की है जिसने 1940 में अपनी माँ के किचन से जूते बनाने की शुरुआत की थी और खुद की एक कंपनी खड़ी कर दी जिसका नाम था गेब्रूडर डॉसलर शू फैब्रिक, जिसे हम पूमा के नाम से जानते हैं। और ये कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, शायद ही कोई भारतीय होगा जिसने पूमा के शूज़ ना पहने हों। लेकिन दोनों भाइयों में एक समय के बाद ऐसी कड़वाहट पैदा हुई कि दोनों का बंटवारा हो गया। एक ने पूमा कंपनी खड़ी कर दी तो दूसरे ने एडिडास कंपनी खड़ी कर दी और दोनों ही कंपनी अपने में बाहुबली कंपनी बन गई। तो पूमा और एडिडास के दिलचस्प स्टोरी को चलिए जानते हैं इस वीडियो में। बात है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले की। 1898 में क्रिस्टोफ डॉसलर नाम के आदमी जो जूते बनाने का काम करते थे, उनका एक बच्चा हुआ जिसका नाम था रुडोल्फ। ये 3 भाई बहन थे जिसमें से एक भाई का नाम एडोल्फ था और उनकी बहन का नाम मैरी था। क्रिस्टोफ चाहते थे कि रुडोल्फ एक सीनियर लेवल का पुलिस बने और एडोल्फ उनकी बेकरी की दुकान को आगे बढ़ाए। फिर 1930 में रुडोल्फ एक बेकरी की शॉप पर काम करने लगे और वहीं से वो कमाना शुरू कर दिए। लेकिन वो बंदा सोचा कि वो ये सब कामों के लिए नहीं बना है, उसे उससे भी कुछ बड़ा करना है। तब वो बेकरी शॉप छोड़ देते हैं और अपने पिता के जूते बनाने के हुनर को सीखने लगते हैं। वहीं रुडोल्फ के भाई एडोल्फ का सपना था एथलीट बनने का और वो उसी के हिसाब से तैयारी भी कर रहा था और कई सारी खेलों में एडोल्फ ने पार्टिसिपेट भी किया। तब उसने अनुभव किया कि किसी भी खिलाड़ियों को अपने खेल को परफॉर्म करने के लिए एक अच्छे जूते की ज़रूरत पड़ती है जो उस समय किसी के पास नहीं थे। तब उन लोगों को अपना एम दिख गया कि अब उन्हें आगे करना क्या है। तभी उन लोगों की सोच पर सनी मंडराने लगे और शुरू हो गया 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इसमें पूरी दुनिया एक दूसरे को मारने मराने पर उतारू हो चुकी थी और चारों तरफ बम फट रहे थे। तब रुडोल्फ ने आर्मी ज्वाइन किया और बॉर्डर पर लड़ने के लिए चला गया और 1924 तक लड़ाई समाप्त हो गया। उसके बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। हालात इतने बदतर हो गए कि जूते बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी उसके भी लाले पड़ने लगे और बिजली की सुविधा भी समाप्त हो गई। 1924 में ही एडोल्फ अपनी मां के किचन को ही जूते की फैक्ट्री बना देते हैं और युद्ध में जितने भी सेना मारे गए थे उन सब के कपड़े, हेलमेट, जूते, पैराशूट के कपड़े, पानी के थैले को इकट्ठा किया। इसके बाद लेदर के मिलिंग मशीन को साइकिल से जोड़ा और उसमें डायनमो फिक्स कर दिया और उसी से बिजली उत्पन्न हुई। ये सिलसिला लगभग 2 साल तक चला। तब तक एडोल्फ का भाई रुडोल्फ भी आर्मी से वापस आ जाता है और दोनों मिलकर जूते बनाने की शुरुआत करते हैं और उस समय अपने जूते को एक कंपनी दिया, गेब्रूडर डॉसलर शू फैब्रिक, जिसको शॉर्ट में जेडा कर दिया गया। जेडा कंपनी में दोनों भाई आपस में एक दूसरे को बांट लिए थे, जिसमें एडोल्फ इस कंपनी का इनोवेशन था और रुडोल्फ को सेल्स, मार्केटिंग और प्रमोशन की जिम्मेदारी दी गई थी। और अपने अंडर में ये लोग दर्जनों लोगों को टीम के तौर पर रखे थे और 1925 में दोनों भाई मिलकर लेदर का एक जूता बनाते हैं जो फुटबॉल प्लेयर के लिए था, क्योंकि उन जूतों के नीचे स्पाइक्स लगे हुए थे और ये जूता उस समय काफ़ी यूनिक इनोवेशन साबित हुआ। फिर आया 1928। इस समय तक बहुत सी चीज़ें बदल गई थी और जर्मनी के एम्स्टर्डम में ओलंपिक गेम को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें दुनिया भर के मीडिया वहां आए। उसी ओलंपिक में 800 मीटर की दौड़ थी और लीना रेडगे नाम की एक लड़की ने पार्टिसिपेट किया और जेडा कंपनी के जूते जो रुडोल्फ और एडोल्फ ने मिलकर बनाया था, वो लड़की उसी जूते को पहनकर दौड़ी और जीती, जिसके बाद उस जीती हुई लड़की को गोल्ड मेडल मिला और इधर रुडोल्फ और एडोल्फ के बल्ले बल्ले हो गए, क्योंकि उनकी थ्योरी सच निकल गई कि उनके बनाए जूते खेल में बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिए। इसी के बाद से उनके जूते फेमस हुए और जर्मनी के हर घर में उनके बनाए जूते का नाम होने लगा। उसके बाद 1932 के ओलंपिक में भी इनके जूते बहुत ही अच्छे परफॉर्म किए और 1936 के ओलंपिक तक तो इनके बनाए जूते सबके फेवरेट बन गए थे और अमेरिकी एथलीट्स जैसे ओवेंस ने डॉसलर ब्रदर्स के बनाए जूते पहनकर 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए और कंपनी के चर्चे हर जगह होने लगे। किसी कंपनी को दोस्तों फेमस होने के लिए इतना नाम और शोहरत काफ़ी होता है और कुछ फुटबॉल वाले जूते जिसमें स्पाइक्स लगे हुए थे, उनकी सेल बढ़ती जा रही थी और एक एक साल में 3-3, 4-4 लाख जोड़ी जूते सेल होने लगे। इसके बाद जेडा कंपनी यानी गेब्रूडर डॉसलर शू फैब्रिक कंपनी बास्केटबॉल और बेसबॉल वाले खिलाड़ियों के लिए जूते बनाने शुरू कर दिए और धीरे धीरे ग्लोबली तौर पर इनके बनाए जूते के नाम होने लगे। वो कहते हैं ना, जब खुशी घर में जश्न मना रही हो तो गम खिड़कियों से झांक रहे होते हैं। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण रॉ मटेरियल के लाले पड़ने लगे, जिसमें सबसे ज्यादा लेदर की कमी होने लगी। इसके बाद भी कंपनी लोगों के लिए जूते बनाकर सप्लाई करती गई, लेकिन समस्या तब शुरू हुआ जब जेडा कंपनी को बंद करने को कहा और युद्ध के लिए हथियार बनाने को कहा। इसके बाद भी एडोल्फ और रुडोल्फ दोनों जूते बनाना कंटिन्यू रखे, साथ में हथियार भी बनाना शुरू किए।
और उसी समय रुडोल्फ के मन में लालच आ जाता है, इसीलिए कंपनी के कंट्रोल को पूरा अपने अंडर में करने को सोचा। इसीलिए रुडोल्फ अपने घर के सदस्यों में किसी को नौकरी पर नहीं रख रहा था। इसके अलावा रुडोल्फ एडोल्फ की एक बहन थी मैरी, उनके 2 बेटे थे। रुडोल्फ ने उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया। तब मैरी के दोनों बेटे सेना ज्वाइन कर लेते हैं और शहीद हो जाते हैं। इसके बाद फैमिली में काफ़ी लड़ाई होती है। रुडोल्फ और एडोल्फ की वाइफ दोनों जमकर आपस में लड़ाई करती हैं। तब तक आ जाता है 1940, जिसमें एडोल्फ को सेना में भर्ती किया गया, लेकिन वो जल्दी वहाँ से छुट्टी ले लेता है क्योंकि वो अपना सारा ध्यान कंपनी पर ही लगा रहा था। और रुडोल्फ को सेना में इसलिए नहीं लिया गया था क्योंकि वो पहले ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में सेना ज्वाइन किया था, इसीलिए उसे 1943 में सेना में लिया गया था। तब एडोल्फ को ये महसूस हुआ कि कहीं कंपनी पर पूरा हक रुडोल्फ न जमा बैठे, क्योंकि उस समय स्पोर्ट्स शू बनाने वाली जेडा इकलौती कंपनी थी। इतना सोचने के बाद जंग के मैदान से एडोल्फ बाहर निकला और वापस अपने घर आया, लेकिन उसी समय नाजी के सीक्रेट पुलिस एडोल्फ को गिरफ्तार कर लेते हैं और कैद खाने में डाल देते हैं। उधर एडोल्फ जेल में गुस्से से आग बबूला हो रहा था, इधर रुडोल्फ अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जा रहा था। लेकिन रुडोल्फ किसी तरीके से एडोल्फ को छुड़ा लेता है, पर वो खुद ही फंस जाता है, क्योंकि 1946 में एंटी नाजी पैनल ने उसे आतंकवादियों के लिए बम बनाने वाला व्यक्ति समझा, जिसके बाद रुडोल्फ को जेल में जाना पड़ा और कंपनी के मैनेजमेंट से हटाए जाने तक की नौबत आ गई। दूसरी तरफ एडोल्फ खुश हुआ क्योंकि रुडोल्फ के कंपनी को पूरा अपने अंडर में करने का उसके पास बहुत ही बेहतरीन मौका था। पर शायद एडोल्फ ये भूल गया था कि जब वो जेल में था तब रुडोल्फ ने पूरे मार्केट को फर्श से अर्श तक पहुंचाया और उसकी पहुंच और पकड़ दोनों ही बहुत आगे तक चली गई। और हुआ भी कुछ वही। रुडोल्फ ने प्रूफ किया कि फैक्ट्री में एक वही है जो हथियारों का मास्टरमाइंड है और वो आतंकवादियों के लिए काम नहीं करता था। इसके बाद कुछ दिग्गज पार्टियों ने रुडोल्फ को सपोर्ट किया और उसे जेल से छुड़ा लिया, लेकिन रुडोल्फ ये जान चुका था कि उसे फंसाने के पीछे उसके भाई एडोल्फ का भी हाथ है, इसीलिए सारी कंपनी का मैनेजमेंट रुडोल्फ वापस अपने पास कर लिया। तब रुडोल्फ और एडोल्फ में कड़वाहट पैदा हो गई। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे और बात इतना आगे तक बढ़ गया कि दोनों के पास एक ही ऑप्शन बचा, दोनों का अलग होने का। उसके बाद दोनों का बंटवारा हो जाता है। एडोल्फ अपनी फैमिली के साथ अलग रहता है और रुडोल्फ अपनी फैमिली के साथ अलग रहता है। यहाँ तक कि कंपनी समेत कंपनी के वर्करों का भी बंटवारा हो गया। फिर 1948 में रुडोल्फ ने अपनी खुद की कंपनी खोली जिसका नाम रखा रूडा, लेकिन कुछ समय बाद अपनी कंपनी का नाम रूडा से पुमा कर दिया। वहीं एडोल्फ ने अपनी भी खुद की जूते बनाने की कंपनी खोली और कंपनी का नाम रखा एडिडास। इसके बाद दोनों भाई अलग होने के बाद भी जूते का ही कारोबार करते रहे और जब दोनों भाइयों की कंपनियों ने प्रॉफिट कमाया तो दोनों भाइयों ने अपना अलग अलग फैक्ट्री बैठा लिया। जर्मनी में एक औराश नाम की नदी बहती है, उस नदी के साउथ में पुमा की फैक्ट्री थी जिसके मालिक रुडोल्फ थे और उसी नदी के नॉर्थ साइड में एडिडास की फैक्ट्री थी जिसके मालिक एडोल्फ थे। धीरे धीरे दोनों भाइयों की दुश्मनी ने इस कदर लोगों को प्रभावित किया कि उनका असर उनकी इकोनॉमी और कल्चर पर दिखने लगा। इसका वजह यह था कि वहाँ के लोग एक दूसरे को देखते थे कि कौन व्यक्ति किस कंपनी का जूता पहना हुआ है। और तो और पुमा और एडिडास के वर्कर कभी एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। इतना ही नहीं, पुमा और एडिडास के वर्करों के लिए अलग से खाना खाने के लिए मेस, वाइन शॉप, सैलून सब अलग हुआ करता था, यानी कि कोई भी एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकता था। और इसमें सबसे बड़ा फायदा पब्लिक का होता था, क्योंकि कई बार पुमा कंपनी के स्टाफ के चाहने वाले उससे मिलने के लिए एडिडास का जूता पहनकर आ जाते थे, जिससे रुडोल्फ गुस्सा हो जाते थे। इसीलिए अपने पुमा के जूते फ्री में दे देते थे ताकि लोग पहनकर एडिडास के वर्करों से मिलने जाएं। इसी में दोनों कंपनियों की तरफ से मुफ्त में जूते मिल जाया करते थे। फिर आया 1954 और फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हो गया, जिसका सीधा लाइव टेलीकास्ट टीवी पर होना था और एडिडास, पुमा दोनों अपनी ब्रांडिंग इंटरनेशनल लेवल पर कराना चाहती थी। ये ब्रांडिंग उस समय टीवी पर ही पॉसिबल था। ये मौका दोनों कंपनियां नहीं गंवाना चाहती थी, लेकिन वेस्ट जर्मन के मैनेजर की रुडोल्फ से नहीं बनती थी, इसीलिए पुमा को स्पॉन्सरशिप नहीं मिला। उसी में एडिडास ने बाजी मार ली। उसने टीम के लिए जूते और किट सप्लाई किए और वेस्ट जर्मन टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और वर्ल्ड कप जीत गई। और इधर एडिडास का भी भाव बढ़ गया और उसने जमकर इंटरनेशनल कवरेज लूटी और फिर एडिडास इंटरनेशनल लेवल पर इंपोर्ट होने लगा। और इसके बाद पुमा कंपनी के ओनर को खलबली मच गई। तब उन्होंने एक फुटबॉलर को डील किया जिसका नाम था पेले, और डील फाइनल होने के बाद पेरू के खिलाफ पेले का मैच था, तो पेले ने थोड़ा समय मांगा मैच शुरू करने के लिए ताकि वो अपने जूते के लेस को बांध सके। और पेले पुमा के शू के लेस को बांधते हुए नजर आ रहे होते हैं और जब वो पुमा के जूते के लेस को बांध रहे थे तब वो मूवमेंट उसको जूम करके दिखाया गया और उसी समय पुमा का भी एडवर्टाइजमेंट हो गया।
और इत्तेफाकन पेले धुआंधार गोल मारते हुए ब्राजील को जितवा देते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फायदा पूमा को होता है। जिसके बाद पूमा की भी नाम और शोहरत बढ़ गई। इसके साथ दोनों भाइयों की दुश्मनी अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। तो दोस्तों यही रहा पूमा और एडिडास का इतिहास। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।